नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और मध्य प्रदेश में महा उपचुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चली हैं। इस समय हम ग्वालियर में मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जबलपुर के पाटन से विधायक पूर्व मंत्री अजय विश्नोई जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्वालियर उपचुनाव और ग्वालियर चंबल के संभाग को लेकर वो किस तरह से अब रणनीति बनाने में जुटे हैं। सबसे पहले अजय विश्नोई जी, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ समय पहले आपकी नाराजगी की खबरें आ रही थी, नाराजगी अब दूर हो गई पार्टी से? नाराजी थी, नाराजी कुछ बिंदुओं को लेकर है, पार्टी को नहीं है। पार्टी से नाराजी का कोई कारण कभी हुआ नहीं है और ना होने की संभावना है। और जब पार्टी चुनाव के मैदान में उतरी हो तब इस समय नाराजी को एक किनारे रखकर हमको पार्टी की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। इस भाव के साथ में पार्टी की लड़ाई में शामिल होकर खड़ा हो। किस बात को लेकर सर फिर नाराजगी थी आपकी? देखिए, नाराजी सरकार को लेकर थी, सबको मालूम है, उसमें कोई बाउल ना बताने की है ना कुछ छुपाने की है। सरकार को लेकर थी नाराजी, सरकार से है, सरकार से लड़ेंगे, पर पार्टी से थोड़े लड़ेंगे, पार्टी के लिए लड़ेंगे। अभी ये भी बात लगातार सामने आ रही है, जो पॉलिटिकल चर्चा का हिस्सा बनता है कि भाई क्या वाकई में मंत्री पदों को लेकर जो खींचतान जबरदस्त मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, अब और कई उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे जो पार्टी आपकी पार्टी से अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो कई लोग। देखिए सर, मंत्री पद का सवाल नहीं है कि किसको बनाए किसको नहीं बनाए। हमको अल्टीमेटली 3 साल बाद फिर चुनाव के मैदान में जाना है। उस समय मैदान में जाना है तो सिर्फ ग्वालियर चंबल नहीं रहेगा, पूरा मध्य प्रदेश रहेगा। मध्य प्रदेश के सारे अंचलों को प्रतिनिधित्व रहेगा तो हम जवाब देते बनेगा और वोट मांगते बनेगा। इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन में हुआ यह था कि एक पूरा का पूरा महाकौशल का अंचल छूट गया था, विंध्य का अंचल छूट गया था। उसके कारण वो चीज़ें उनके ध्यान में लेके आए थे। मैं समझता हूँ कि जब ये चुनाव के बाद के परिणाम आएंगे और दोबारा सरकार का गठन होगा तब सरकार बनाते समय मुख्यमंत्री जी इस बात की गलतियों को नहीं दोहराएंगे और गलतियों को सुधार लेंगे। कैसे संभव हो सकेगा अजय विश्नोई जी, क्योंकि अगर चुनाव वापस से अगर जीतते हो, आप लोग कहते हैं कि 28 की 28 सीटें आप जीतेंगे, तो कमोबेश जो मंत्री ऑलरेडी बने हुए हैं वही मंत्री बनेंगे, फिर भी स्पेस कहाँ बचेगी? नहीं बचेगी तो नहीं बचेगी, उस समय की परिस्थितियों में तब देखेंगे। काल्पनिक प्रश्नों के जवाब आज की तारीख में देने से कोई चीजें तय नहीं होती। 28 सीटें जीतना कल्पना है जो है भारतीय जनता पार्टी 28 सीट। आज की चुनौती है 28 सीट जीतना, लक्ष्य है 28 सीट जीतना, उससे कम पे समझौता नहीं करना। ये कल्पना है या हकीकत बनेगी? देखिए, हकीकत और कल्पना जो है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। और हम जिस समय उतरते हैं मैदान में तो हर सीट को जीतने के लिए उतरते हैं और अकेला कोई अजय विश्नोई नहीं लगता, यहाँ पूरा संगठन लगता है। और संगठन जब लगा है तो संगठन हर विधानसभा की सीट पर लगा है और हर विधानसभा की सीट के हर बूथ पर लगा हुआ है। इसलिए हम परिणाम सकारात्मक सोच के चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि 28 के 28 सीट जीतेंगे। आप को ये माना जाता है महाकौशल में है तो संभवतः अनूपपुर के आसपास जो आपकी सीट है उधर आप शायद सक्रिय दिखाई दे, लेकिन आपको ग्वालियर चंबल भेजा गया है, क्या बड़ी वजह उसकी? मैं नहीं जानता, ये सोच पार्टी की है। मेरे को निर्देश आया प्रदेश अध्यक्ष जी का, मैंने कहा भी कि मेरे आसपास 2-3 सीटें हैं, इनमें से किसी एक सीट पर काम दिया जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, आपकी उपयोगिता हम ग्वालियर में समझ रहे हैं। ठीक है, पार्टी समझ रही है, हम आ गए हैं। मेरे लिए ग्वालियर भी कोई नया नहीं है। ग्वालियर में आज की तारीख में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, अधिकांश हमारे साथ युवा मोर्चे में साथ में थे या हमारे जूनियर थे। आज की तारीख में पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। ग्वालियर में दे दिया, मैंने ग्वालियर में आके काम संभाल लिया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में आपको जो है 15 नंबर सीट पर काम करना है, प्रभारी के नाते करेंगे। आज उनके पास खबर आ गई कि नहीं, आप पूर्व में भी आपको एक कार्यक्रम के लिए जाना है, चले जाएंगे। हम लोगों ने पार्टी में इतने वर्षों तक काम किया है, हम किसी सीमा रेखा में बंधे हुए नहीं है। पार्टी जहाँ आदेश करेगी वहाँ जाके काम करने के लिए सक्षम है। सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से कांग्रेस का कितना बड़ा वोट बैंक आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आ गया है? देखिए, सवाल वोट बैंक का तो वोट जब पड़ जाएंगे तब तय होगा। उस काल्पनिक सवाल का जवाब मैं देना उचित नहीं समझता। पर जो मैं मैदान में देख पा रहा हूँ, मैदान में मैं देख पा रहा हूँ कि आज की तारीख में कांग्रेस का प्रत्याशी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में सक्षम ताकत के साथ में नहीं उतर पा रहा है। उसके पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, उसके पास माहौल बनाने की कोई क्षमता नजर नहीं आ रही है। इससे ऐसा लगता है कि सिंधिया जी के साथ में जो कांग्रेस की टीम थी, पूरी की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। इसलिए भी हम विजय के प्रति ज्यादा सुनिश्चित है। एक बात जो लगातार आती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, क्योंकि सिंधिया जी के कई जो नेता हैं, कई जो विधायक हैं वो अब भाजपा में आ गए, खुद सिंधिया जी भी आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने सहज हैं इस चुनाव को लेकर? क्योंकि चंद महीने पहले वो आपस में टकराट की स्थिति थी, तो किस तरह से वो सहज हैं? आपका व्यक्तिगत विचार क्या है और अगर आप अपने कार्यकर्ताओं क्या कुछ समझाते हैं? देखिए, अभी हम जिस समय पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहे हैं तो मेरा मूल रूप से दायित्व यही है, इन दोनों कार्यकर्ताओं जो कांग्रेस से आए हैं और जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, इन दोनों के बीच में समन्वय बनाने का। और जब हम समन्वय बनाने का काम कर रहे हैं तो हमको कोई बहुत मुश्किल नहीं जा रही।
जो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है उसके छोटे मोटे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब देना पड़ता है। जवाब देते हैं, वो जवाब से संतुष्ट होते हैं, वो हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए लग जाते हैं। जो कांग्रेस की तरफ से लोग आए हुए हैं वो मैं अभी तक देख रहा हूँ, उन सब ने भी अपने आप को काफ़ी लो प्रोफाइल पर रखा हुआ है, और कांग्रेस के लोग आए हुए जो लोग हैं वो भाजपा के सदस्यों के साथ में तालमेल बनाकर अपने प्रत्याशी को जिताने में साथ में जुटे हुए हैं। कांग्रेस में तरफ बेस पॉलिटिक्स चलती है, नेता बेस पॉलिटिक्स चलती है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो किस हद तक इस कैडर बेस को समझ पाए हैं और किस हद तक जो है वो पार्टी के डिसिप्लिन को समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके चुनावी नारों में कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगते हैं कांग्रेस के। अब जो कांग्रेस से यहाँ पर आ गए हैं तो वो किस हद तक भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं या अभी भी वो सिंधिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? लगाएंगे, सिंधिया जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। उनका जो है केंद्र बिंदु है, आस्था का केंद्र बिंदु है सिंधिया जी, उनके भी नारे लगाएंगे। उन नारों से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ भी पार्टी में अलग अलग हैं। जब कैलाश विजयवर्गीय आते हैं तो उनके नारे लग जाते हैं, उमा भारती जी आती हैं तो उनके नारे लगने लग जाते हैं, शिवराज जी आते हैं उनके नारे लगते हैं, वीडी शर्मा आते हैं उनके नारे लगते हैं, सिंधिया जी आएंगे सिंधिया जी के नारे लगेंगे। उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हमारे यहाँ पार्टी में एक और नेता शामिल हो गया, वो नेता भी आज की तारीख में और उसके साथ आए हुए कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे समझ में आने लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, इसकी रीति नीति क्या है, और वो उसमें बहुत तेज़ी के साथ उसको स्वीकार कर रहे हैं। मुझको खुशी है कि वो तेज़ी के साथ अपने आप को बदलते हुए हमारे साथ मिल जुल गए हैं। अजय बिश्नोई जी, अगर आप जिस तरह से दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार रहती है, सत्ता में जो है काबिज रहती है, उसके बाद का किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं? इस तरह की पॉलिटिकल पंडित अटकलें लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में खिंचावट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अटकलें लगाना पॉलिटिकल पंडितों का काम है, लगाने दीजिए। हम लोगों का काम है परिस्थितियों को देख के समझ के चलना, और जैसी परिस्थिति आए उसके हिसाब से अपने आप को ढालना। हम उसके लिए तैयार हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में जो है सबसे ज़्यादा सीटें हैं, अब आप यहाँ पर आ चुके हैं, किस हद तक आप माहौल फिलहाल आप महसूस कर पा रहे हैं? कितनी सीटों पर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का दावा पुख्ता है? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये नंबरों के आंकड़ों में मैं नहीं उलझना चाहता। मैं तो सिर्फ एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाएं, कांग्रेस का प्रत्याशी बिल्कुल अपने आप में अकेला दिख रहा है, और कमलनाथ जी स्वयं अपने आप में अकेले दिख रहे हैं। आज कमलनाथ जी के साथ में कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं दिख रहा है, और कमलनाथ जी कोई भारतीय कांग्रेस के और खासतौर से मध्य प्रदेश के नेता कभी नहीं रहे। वो तो 2018 के चुनाव में पहली बार दिल्ली की सरकार ने उनको नेता बना के भेज दिया। इसके पहले वो जितने वर्ष सांसद भी रहे सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित रहे। मैंने एक उदाहरण देना चाहता हूँ, 2014 का चुनाव था। 2014 के चुनाव में 10 तारीख पहला राउंड था और 24 तारीख आखिरी राउंड थी। पहले राउंड में छिंदवाड़ा का चुनाव हो गया था। 10 तारीख के बाद कमलनाथ जी गायब हो गए। यदि वो मध्य प्रदेश के नेता रहते तो 2024 तक के हर राउंड में कुछ ना कुछ अपनी उपयोगिता सिद्ध करते दिखाते। वो नहीं हुआ। 18 में पहली बार वो बने। अब फिर जब वो उनके सामने चुनौती खड़ी हुई है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए, तो करो या मरो का प्रश्न है। इस समय भी वो अपने आप को डिक्टेटर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनको लगता है कि बाकी किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। ना आज की तारीख में दिग्विजय सिंह दिख रहे हैं, ना राहुल सिंह दिख रहे हैं, ना अरुण यादव दिख रहे हैं। बाकी के सारे नेता, डॉक्टर गोविंद सिंह खुद कहने लग गए हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र समाप्त हो गया है। अब ऐसी परिस्थितियों में मैं नहीं समझता हूँ कि कमलनाथ जी अकेले, जिनने हमेशा चंबल इस क्षेत्र के साथ में अन्याय किया, इस 15 के महीने का इतिहास गवाह है कि उन्होंने यहाँ चंबल के क्षेत्र के साथ में अन्याय किया है। आज वो किसी भी सूरत में यहाँ ना तो वोट मांग पाएंगे, ना वोट पाएंगे, ना अपने कैंडिडेट जिता पाएंगे। इसीलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। गद्दारी एक कैंपेन चला रही है कांग्रेस पार्टी की, साहब जो आए गद्दार हैं, जो कांग्रेस को छोड़कर वो गद्दार हैं। कैसे देखते हैं आप इस कैंपेन को कांग्रेस पार्टी के? गद्दार सिर्फ इसलिए हैं कि कांग्रेस छोड़ के आ गए, और जो बीजेपी छोड़ के चले गए वो क्या है? देखिए, उनकी सुविधा के हिसाब से वो कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उन शब्दों के जाल में नहीं फंसना चाहता हूँ। ये सच्चाई है कि आज की तारीख में लोगों ने अपने जो है पार्टी और चेहरे बदले हैं, पर चेहरे बदलने के अपने अपने कारण हैं। उनकी नाराज़गी बहुत स्पष्ट रूप से इसलिए थी कि चंबल क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था, वो विकास कमलनाथ जी के रहते हुए वो नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने चेहरे बदले हैं। आज की तारीख में वो जनता के लिए गद्दार नहीं है, वो जनता के लिए विश्वास पात्र हैं। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, क्षेत्र की लड़ाई के लड़ने के लिए, विकास की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने दल बदला है। इस चुनाव में महत्वपूर्ण फैक्टर आप क्या देख रहे हैं? जातिगत समीकरण, विकास, या फिर गद्दार वर्सेस ऑल? देखिए, मैंने कहा ना, गद्दार वाली बात तो ख़त्म हो गई। जब कुछ यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से यहाँ आ गए, कौन किसको गद्दार कहे? तो गद्दार वाली बात तो कहीं टिकती बचती नहीं है।
विकास अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु हमेशा रहा है और वो रहेगा। तो यहाँ पर 15 साल में क्या किया, पिछले 5 महीने में शिवराज जी की सरकार ने क्या किया और 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने इस क्षेत्र को क्या दिया, आदमी स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों की तुलना करेगा और उसके बाद निर्णय करेगा और वोट डालेगा। बसपा ने भी काफी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। क्या आपको लगता है कि कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, काफी रोचक मुकाबला हो गया? जितना मैं जमीनी धरातल को पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, लोगों से चर्चाएं और बातचीत की हैं, इस बार ऐसा नहीं लगा है कि बीएसपी किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट डाल पाएगी या किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई साइजेबल वोट ले पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय विश्नोई जी, आपने अपने समय दिया, हमसे खुलकर चर्चा की। अजय विश्नोई जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खुले तौर पर साफ गोई से उन्होंने कहा है कि अब वो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पे मौजूद हैं, तो संगठन जो उनकी जिम्मेदारी देगा उसको पूरी तरह से निभा रहे हैं। हाँ, लड़ाई सरकार से थी वो जारी रहेगी, क्योंकि महाकौशल को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था उसको नहीं मिलने की वजह से उनकी नाराजगी बरकरार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चुनाव में पार्टी के खिलाफ कोई काम करेंगे। लिहाजा वो इस समय ग्वालियर में मौजूद हमसे चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर इस बार सीधे तौर पर मुकाबला विकास को लेकर है और पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी की जीत की उन्होंने यहाँ पर दावा किया है। कैमरामैन सुजीत लांजेवार के साथ आशुतोष, स्वदेश न्यूज, ग्वालियर। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर।